आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात हीट वेव यानी गर्मी की लहर, मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज और सेफ्टी टिप्स की। दरअसल जब गर्मी का मौसम कई दिनों तक लगातार तकरीबन 40 डिग्री के आसपास बना रहता है तो गर्मी की लहरें हर जानदार को परेशान करने लगती हैं। गर्मी की ऐसी लहर का गहरा असर हमारी सेहत पर तो पड़ता ही है, इसका बुरा असर हमारे एनवायरनमेंट और साथ ही साथ इकोनॉमी पर भी पड़ता है। हमारा मुल्क चूंकि ट्रॉपिकल मुल्क की कैटेगरी में आता है, इसलिए हमारे मुल्क में भी हीट वेव का जबरदस्त असर हाल के दिनों में अक्सर देखा जा रहा है। तो गर्मी के दिनों में हम हीट वेव से कैसे बचें और ऐसा क्या करें जिससे हमारी सेहत, माहौल और इकोनॉमी पर इसका असर कम पड़े, इसी को हम डिटेल में समझते हैं। हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। ऑल इंडिया एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर उपेंद्र बैठा जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट जय कुमार गौरव हमारे साथ हैं। जय जी, वेलकम टू द स्टूडियो। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड प्रोफेसर अनिल गुट्टू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो शुरुआत करते हैं, और क्योंकि बहुत ही मौजूद हम टॉपिक ये कह सकते हैं, हम देख रहे हैं कि हीट वेव है, ऑल्दो बीच बीच में जो बारिश है उससे कुछ कम हो जाती है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर लगातार जो टेम्परेचर्स हैं वो हाई की तरफ हैं। तो प्रोफेसर उपेंद्र बैठा जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहती हूं, अगर हम लगातार 40 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एयर कंडीशंस रूम में काम नहीं करती है, उनके लिए किस तरीके का चैलेंज है? सबसे पहले तो कितना मुश्किल है उनके लिए, और क्योंकि 40 भी कोई एक बेंचमार्क नहीं है, हमने देखा पिछले साल भी 50 डिग्री तक टेम्परेचर्स गए हैं अपनी कंट्री में, विच इज अलार्मिंग। जी मैम, बेसिकली 40 तो हमारे यहाँ प्लेन एरिया के लिए 40 कह सकते हैं, बट इवन हिली एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर अगर 30 डिग्री भी होता है तो वहाँ भी हमारे यहाँ 40 के बराबर होता है। तो सिर्फ 40, और हमारे यहाँ डिफरेंट मीन्स से जोन है जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए हमें ये भी माइंड में रखना है कि अगर हिली में अगर 30 क्रॉस कर रहा है तो वहाँ भी रिस्क हैं। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ पे काफ़ी ध्यान देने का है कि कौन कौन से पीपल हैं, जो पब्लिक हैं जहाँ पे रिस्क अधिक है, जो हीट वेव के चक्कर में और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला जो वल्नरेबल ग्रुप है वो है जो स्कूल में, इसीलिए समर वेकेशन का हमारे यहाँ सिस्टम है, क्योंकि स्कूल में बच्चे अगर जाएंगे वहाँ पर या स्कूल बंद हो गया, फिर भी हम बच्चे को दोपहर में खासकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के पीरियड में अगर हम बच्चे को घर से बाहर निकलने देते हैं तो उस समय भी रिस्क होता है कि उनमें हीट रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। सेकेंड जो वल्नरेबल ग्रुप है उसमें है लाइक आर्मी, जो जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो फील्ड में वर्क करते हैं, लाइक उनकी अपनी रूटीन प्रैक्टिस है या उनकी जो भी कहीं कुछ ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें काफ़ी रिस्क होता है। एंड थर्ड जो हमारे इंडिया चूँकि एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड मीन्स हमारा कंट्री है, तो यहाँ पर लोग काफ़ी हैं जो फील्ड में इवन समर में भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ये हैं कि उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो बहुत ऐसे इसके अलावा भी दूसरे भी प्रोफेशन है जहाँ फील्ड वर्क काफ़ी है हमारे इंडिया में, और उस पर भी इनका इम्पैक्ट होगा। तब है कि इनसे कैसे हम सभी को बताएं या सभी क्या करें सो दैट कि इसके इम्पैक्ट कम से कम हो, तो उस पर हमें कुछ ध्यान देने जो बात है, लाइक कोई भी किसी भी फील्ड में हो जो एक्सपोजर होने की संभावना है या फील्ड में जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि देखना चाहिए कि उनकी कितने ड्यूरेशन की फील्ड का वर्क है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान करे घर से क्या ले जाने का है। लाइक पानी की बोतल होनी चाहिए, खाने की कुछ सामान होनी चाहिए, या कोई वो मेडिसिन ले रहे हैं पहले से, किसी भी बीमारी की अगर कोई दवा चल रही है तो वो मेडिसिन उनके साथ होनी चाहिए जी। और कुछ ऐसी बीमारी हैं अगर वो बाहर में जाएंगे तो उनको अधिक रिस्क है डिहाइड्रेशन होने का, हीट स्ट्रोक रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम होने का, तो वो भी उनको ध्यान में रखना है। डॉक्टर से उनको कांटेक्ट में रहना है, पूछना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो हमें क्या क्या सावधानी लेना है। ऑल राइट सर, हम और भी बात करेंगे इस पर, और अभी मैं प्रोफेसर अनिल गुट्टू जी आपसे भी इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन में जानना चाहती हूँ कि जैसे चैलेंज तो है ही, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ अगर आप बता पाएं, जैसे इस सीजन में जो गर्मी वाला सीजन है, सबसे ज्यादा परेशानी या सबसे ज्यादा पेशेंट किस चीज की शिकायत को लेकर आते हैं आपके पास?
तो जब गर्मी की लहर आती है 40 डिग्री 2 दिन तक रहता है, जब टेम्परेचर 2 अलग अलग स्टेशंस पर, तो लहर डिक्लेयर कर देते हैं। जब ये लहर उभरती है तो 2 प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। पहला तो जो डायरेक्ट हीट रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि पैर में सूजन आ जाना, हीट एग्जॉशन यानी बहुत थकावट होना, पसीना ज़्यादा आना, चक्कर से आना, भूख बंद हो जाना, उल्टी उल्टी सी महसूस होनी और थकावट, मतलब बहुत थक जाता है शरीर, जिसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। ओके। और इसके अलावा हीट सिंकोपी यानी बेहोश हो जाते हैं खड़े खड़े काफी देर धूप में। फिर और जो सब में खतरनाक है वो हीट स्ट्रोक, जिसमें कि बदन का शारीरिक टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो जाता है, कोर टेम्परेचर जो अंदर से हम नापते हैं, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर, और उसके साथ बेहोशी, या तो बौखलाहट आ जाती है, पहचान नहीं कर पाता, या बेहोशी सी आ जाती है, या दौरे पड़ने लगते हैं। तो और जो शरीर होता है वो आमतौर पे गर्म और सूखा, पसीना नहीं आ रहा होता है। तो गर्म सूखा शरीर, बाहर एक्सपोजर हीट का, और कुछ भी बौखलाहट या बिहेवियर चेंज के साथ कोई आता है या बेहोश आता है, तो हम मान लेते हैं कि ये बाहर तापमान ज्यादा है, बदन बिल्कुल गर्म है, पसीना आ नहीं रहा बदन गर्म होने के बावजूद, तो ये हीट स्ट्रोक ही है। और उस वक्त हम ज्यादा फिर निर्णय नहीं लेते ये करें या वो करें, हम सीधे उसको रैपिड कूलिंग करते हैं, जिससे कि जान बच जाती है। तो ये तो हुए कॉमन डायरेक्ट। दूसरा है जो 10 गुना इससे भी ज्यादा मरीज आते हैं, वो है इनडायरेक्ट इफेक्ट हीट वेव का, जो कि पड़ता है सीधे दिमाग पे और हार्ट पे। सो हार्ट अटैक्स और दिमाग के स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 गुना एकदम एकाएक बढ़ जाती है हीट स्ट्रोक। ऐसा ही कोल्ड वेव के वक्त भी होता है, वही हीट वेव के वक्त होता है। तो हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स ये बढ़ने लगते हैं एकदम हीट होती। तो ये तो इनडायरेक्ट हुए, और डायरेक्ट हुए जो अभी मैंने बताए। ओके, मैं इनके बारे में बात करूंगी और हम बताएंगे अपने व्यूवर्स को कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं अपने आसपास में इस तरह की खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, और वो बहुत सारी ऐसी और चीज़ों के ऊपर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है कि शायद और कोई कारण हो सकते हैं, और बहुत कॉमन कुछ कारण गिना दिए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हीट वेव के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए क्या करें ये हम आपसे समझेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन जय जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि हम जो मरीज आते हैं और इलाज है उस सब की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रूइन इट। तो ये क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, सो दैट को वो कुछ इस तरह के मेजर्स ले सकें कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको वो कर पाए। क्या है क्लाइमेट चेंज? थैंक यू। तो मीनाक्षी मैम, जैसा जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो टेम्परेचर का होता है वो चेंज हो रहा है, और जो प्री इंडस्ट्रियल 1850 एक टाइम फ्रेम लेते हैं कि 1850 में एवरेज टेम्परेचर ये था, और आज वो ऑलरेडी लगभग 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारी पृथ्वी गर्म हो गई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, डेटा अवेलेबल है इसके बारे में। और इसका मेन रीज़न जो साइंटिस्ट ने निकाला है वो ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में मेन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी गैसेस हैं। तो इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मेनली, क्योंकि नेचर तो पहले भी थी, नेचर में जो हो रहा था वो पहले भी हो रहा था, पर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी नहीं थी। तो ये अभी बड़ी जो ह्यूमन एक्टिविटी हुआ 1850 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ऑफ कोर्स वो हुआ है, जैसे हमने ईंधन जलाया, कोयला, हमने पेट्रोल जलाया, हमने प्लास्टिक का यूज किया, और ये सारा जो अंडरग्राउंड फॉसिल फ्यूल्स थे उनको हमने जलाकर उनकी गैसेस को एटमॉस्फेयर में डाल दिया। और उसकी वजह से जब ये ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो एटमॉस्फेयर हीट ट्रैप ज्यादा कर रहा है, वो हीट गर्मी पैदा कर रही है, और एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस या एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी मेजर समस्या है जो
एक्सट्रीम रेनफॉल की है, जो बहुत छोटे ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब इसके ऊपर से जो अर्बन एरियाज हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में, क्योंकि हम लोग कॉन्क्रीटाइजेशन देखते हैं ज्यादा, तो कॉन्क्रीटाइजेशन होने की वजह से और जो सड़कें हैं उनकी वजह से जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी अर्बन एरियाज में है वो रूरल एरियाज से ज्यादा है। तो जो टेम्परेचर्स रूरल एरिया में थोड़ा कम होगा टेम्परेचर, बट अर्बन एरिया में वो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ के आएगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जो ये हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट लेकर आएंगी बजाय रूरल एरियाज के, बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है वो छोटे ड्यूरेशन में, जैसा पिछले हफ्ते भी हुआ था, एक ही दिन इतनी सारी बारिश जो हफ्ते भर में बारिश होनी थी वो एक ही दिन हो जाती है। right. उसके साथ साथ तेज हवाएं और एक तरह से तूफान जिसको कह सकते हैं आप, वो आता है। तो उसमें आपने देखा कि कितना पेड़ गिर जाते हैं, डिस्ट्रप्शन हो जाती है। और दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नाले हैं जिनसे पानी का निकास होना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की रेनफॉल इतने कम ड्यूरेशन में फेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी थोड़ा चैलेंज है, उसको चेंज करने की जरूरत हो जा रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए एक टर्म है एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में हमें जो डॉक्टर्स बता रहे थे वो भी एक तरह के एडेप्टेशन ही हैं कि हम आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। और एक जनरल गवर्नमेंट लेवल पर, सिटी लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी हमको क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो ऑलरेडी इमिशंस हो गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट तो आएगा ही। अभी जो पेरिस एग्रीमेंट है इन्फोर्समेंट, उस जो अंडर इन्फोर्समेंट है उसमें 1.5 डिग्री का टारगेट रखा गया है कि 1.5 डिग्री गर्मी होने से बचाना है। मतलब आप ये समझ लीजिए 1.4 तो होने ही वाली है, ऐसा मान लें। तो फिर हम क्या करें, जो 1.4 डिग्री ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ने का जब हमें यकीन है कि ऐसा होने वाला है, तो हम क्या क्या मेजर्स लें जिससे कि हम उस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अडेप्टेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर उपेंद्र बैठा जी, ये तो मतलब आप ये बताइए कि अब हम तो हैं इस तरह की टॉपोग्राफी में, उसका तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मूव तो नहीं कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करें कि हमारा अडेप्टेशन हो जाए और हर तरह की जो पॉपुलेशन है उन सब का ही अडेप्टेशन हो जाए। क्योंकि इफ वी आर सिटिंग इन एसी नाउ, बट हमको अगर बाहर जाकर कार बोर्ड करनी है या कहीं और जाना है, हमें अपनी किसी और काम के लिए बाहर निकलना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। हम सब जगह तो टनल्स नहीं बना सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही तरह की कंडीशन में रहेंगे, वैसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो अडेप्टेशन है इस टोपोग्राफी का, इस टेम्परेचर का, क्या करें हम? एडेप्टेशन के लिए हमारे यहाँ और कोई मेजर सोल्यूशन नहीं है। एडेप्टेशन बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लाइक हमें जब सपोज कि हम अभी एसी में बैठे हुए हैं और एसी से हमें हो सकता है कि कुछ समय के बाद में हमें 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में भी बाहर निकलने पड़ सकते हैं। तो आज के डेट में देखेंगे कि बहुत ऐसे मरीज हमारे पास आ रहे हैं जो सर्दी खांसी लेकर आ रहे हैं। तो उसमें देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम में आप देखेंगे कि वो ऐसे मरीज हैं जो एडेप्टेशन प्रॉपर नहीं किया। जिससे कि मैं एग्जांपल की एसी में बैठा हूं तो डायरेक्ट अगर 20 और 24 22 डिग्री टेम्परेचर में मैं हूं और बाहर में 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो मुझे डायरेक्ट एसी रूम से निकलकर 40 डिग्री में नहीं जाना है। क्योंकि जब भी मैं कोई भी अगर एसी से इतने टेम्परेचर 20 से 40 में जाएगा उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि एसी से जब भी आप निकल रहे हैं तो थोड़ा एसी को पहले बंद कर दे या टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दे। टेम्परेचर लाइक 20 अगर आप यूज कर रही हैं तो 24 कर दे, 24 कर रहे हैं तो 28 कर दे। उसके बाद में फिर थोड़ा देर के लिए बंद कर सकती हैं। देन आप धीरे धीरे उसको टेम्परेचर को लाइक बाहर में 40 है तो कुछ देर बाहर में आप जाके वेट करें 2-4 मिनट एंड देन आप निकले। ये नहीं कि डायरेक्ट एसी से निकलकर 40 में चले जाएं। क्या असर होते हैं इसके? कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? यस मैम। क्या हो सकता है इसमें क्या है मैम कि बेसिकली इसका एडेप्टेशन का मतलब है कि बॉडी जिसके लिए अडेप्ट कर चुकी है, लाइक मेरा बॉडी या किसी की भी बॉडी अगर 24 डिग्री टेम्परेचर में अडेप्ट कर गया है तो
हमारा सेट हो गया है कि हर चीज उसमें हो रहा है। जैसे अचानक आप 40 में जाएंगी तो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी एक तरह से मैं सिंपल वे में कह सकता हूँ कि वो कमजोर हो जाती है 40 डिग्री के हैंडल करने के लिए। और जो बाहर में इन्वायरमेंटल जैसे टॉक्सिन्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, ऑर्गेनिज्म है, पैथोलॉजिकल, वो सडन अटैक कर देता है, जिससे आप देखें कि सिंपल कोल्ड कोरेजा, बहुत सिंपल वायरल इन्फेक्शन होने की चांसेज होता है। एक बार हो गया तो फिर वो कुछ दिन लगते हैं, लाइक 4 दिन 5 दिन 2 दिन जो भी है लगेंगे, या हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में या जहाँ भी पॉल्यूशन अधिक है वहाँ पर थोड़ा सा समय अधिक लगता है। तो इसीलिए हमें एडेप्टेशन के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, हर लोगों को सोचना चाहिए। अगर प्रॉपरली हम एडेप्टेशन को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके हम बाहर में निकले तो डेफिनेटली बहुत सारे आज के जो सीजनल फ्लू हैं या सम मीन्स अदर प्रॉब्लम हो रहा है उससे बचा जा सकता है। तो हमें भी करना है, बच्चे को भी सिखाना है, हर लोगों को इसको सोचना है। दूसरी एडेप्टेशन कि एक कहीं से हम गर्मी से आ रहे हैं, रूम में आ गए और फ्रिज में, हमारे हर के घर में लगभग आज आप एनसीआर जो भी मेट्रो सिटीज है या टाउन है, हर के घर में फ्रिज है। तो लोगों की आदत होती है, प्यास लगी हुई है और आया 40 डिग्री 30 डिग्री से और फ्रिज से पानी निकाल कर पी लेते हैं। अगेन यहाँ पे चांसेज होते हैं बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का, क्योंकि हमारी बॉडी 40 डिग्री पे चल रही थी। हमने क्या किया, फ्रिज की वाटर को 2 to 8 डिग्री वाली वाटर को हमने ले लिया, इंजेस्ट किया, पी लिया पानी हमने। तो उससे दोनों में ये हो जाती है, फाइटिंग होने लगती है कि एक तरफ 40 हमारा बॉडी है, दूसरी तरफ 10 डिग्री का हमने ले लिया। तो दोनों को अडेप्ट में प्रॉब्लम और उससे इन्फेक्शन या सम मीन्स एलर्जी प्रॉब्लम या सम वायरल इन्फेक्शन होने की चांसेज होती है। थर्ड है कि लाइक एसी जैसे कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत फ्रीक्वेंटली, जैसे कि अभी 40 चल रहा है, सडन हमारे यहाँ स्टॉर्म आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, बारिश हो जाएगी और सडन टेम्परेचर डाउन होगा। मान लिया कि हमारे यहाँ के टेम्परेचर 40 था, हमने एसी को रखा है 24 डिग्री पे और सडन रात में बारिश हो गई या टेम्परेचर हो गया कम, तो एसी को उसी के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा। एसी को बंद करके हमें फैन का यूज करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है और एडेप्टेशन है जिसको हमें करने की जरूरत है। उसी तरह कुछ डाइट से रिलेटेड है एडेप्टेशन, लाइक सीजनल फ्रूट्स, हमें बहुत जरूरत है कि सीजनल वेजिटेबल्स हम यूज करें, सीजनल फ्रूट्स हम यूज करें। लाइक आज की डेट में जितने भी हमारे समर में जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसमें वाटर कंटेंट अधिक होता है, इसीलिए है ये नेचुरल डिफेंस है, एडेप्टेशन है एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें वाटर की कंटेंट अधिक होगा। तो हम कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर उस चीज को हमने खाया पिया है तो उसमें वाटर हमारे बॉडी में एक तरह से इनडायरेक्टली हमने ले लिया है, तो हमें डिहाइड्रेशन होने की चांसेस कम होगी, कम हो जाएंगे। और दूसरा है कि वाटर एक हमें होना चाहिए। एडेप्टेशन का कह सकता हूँ कि लाइक वाटर कहीं जाना है, निकलना है, तो कम से कम वाटर 1-2 ग्लास जरूर हम ले लें निकलने के पहले, सो दैट कि अगर वहाँ जा रहे हैं और वाटर लॉस हो रहा है तो हमारे बॉडी में कुछ रिजर्व लेकर हमने गया और लॉस भी हो गया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाहर से हम आ रहे हैं तो अगर प्यास लगी हुई है तो फ्रिज का पानी नहीं लेना है, कोल्ड वाटर नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है और नॉर्मल वाटर लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे भी हम काफ़ी हद तक हम अपने बॉडी को अडेप्ट कर लेंगे टेम्परेचर पे और उससे काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम होती है उससे हम बच सकते हैं। अदरवाइज भी फ्रिज का जो वाटर है उसके बहुत सारे माइनसेस होते हैं, मतलब मैं कभी भी नहीं पीती हूँ, नेवर एवर, मतलब नेवर एवर मींस नेवर एवर, क्योंकि उसके नुकसान ही सुने हैं हमने तो, और आप जैसे डॉक्टर से ही सुने हैं और उसको हमने फॉलो किया है और उसके फिर बेनिफिट्स भी हमें नजर आते हैं। डॉक्टर गुड्डू, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि देखिए हीट वेव है, जैसे सर ने, उपेंद्र जी ने शुरू में कहा कि कैटेगराइज किया कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, डिफेंस जो हमारे पर्सनल हैं उनके लिए, या बाहर में जो लोग काम करते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा कैटेगराइज करके अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि अलग अलग एज कैटेगरी के, अलग अलग जेंडर के वो जो पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली बच्चों में, भले ही छुट्टियां भी हों, लेकिन हम जानते हैं कि बाजार पटे पड़े हैं, बहुत सारा सामान इस तरह का है जो कि उनको हेल्थ को नुकसान करता है, स्पेशली गर्मी में। अगर मैं थोड़ा कैटेगरीज वाइज आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि एज ग्रुप कितना बड़ा फैक्टर है और जेंडर भी क्या कोई किसी तरह का फैक्टर है, और अगर यस तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये बात उठ के आती है रिस्क, जोखिम। तो बाहर जाने के पहले या हीट वेव के दौरान हम अपने आप से 2 या 3 प्रश्न पूछें और उसके उत्तर पे निर्णय ले, बाहर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। पहला प्रश्न यह है कि आपकी उम्र क्या है, एज। अगर आप बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के, खतरा
ज्यादा, जोखिम ज्यादा। अच्छा। अगर आप लेडी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती, प्रेग्नेंट, खतरा ज्यादा, जोखिम ज्यादा। अगर आप ओल्डर जनरेशन में जैसे 60, 50, 60 या उससे ज्यादा, खतरा ज्यादा, जोखिम ज्यादा। पहली बात उम्र। दूसरी, को एग्जिस्टिंग बीमारियां, लंबे दौर की बीमारी आप में है या नहीं है। दूसरा सवाल ये पूछना है अपने आप से, शुगर की बीमारी ज्यादा रिस्क, हार्ट की बीमारी, हार्ट फेलियर वगैरह ज्यादा रिस्क। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा रिस्क। हीट स्ट्रेस से जैसे मैंने कहा हार्ट अटैक बढ़ जाती संभावना इवन नॉर्मल आदमियों में। अगर आपको लिवर या किडनी की बीमारी है, क्योंकि किडनी पानी का सारा, पानी और नमक का सारा सिलसिला किडनी ही चलाती है, तो अगर क्रॉनिक किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, ज्यादा जोखिम से। अगर कोई भी लंबे दौर की बीमारी है, एपिलेप्सी है, स्ट्रोक हुआ है, लकवा, तो ये दूसरा है या नहीं है ये आप पूछे। तीसरा सवाल आप पूछेंगे, बाहर का वातावरण समय इस वक्त क्या है। जो हीट वेव या अदरवाइज भी हमेशा टेम्परेचर उतना गर्म नहीं रहता है, उसमें वेरिएशन आता है जी। जो हम 40 डिग्री मानते हैं दिन या रात, 2 दिन 2 अलग अलग स्टेशन पे हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी अब नजफगढ़ में 59 डिग्रीज था 2019 में, 2019 में, और बाकी जगह 35 भी था। आप चले जाइए कोई संजय वन में, वहां पर 35 था, क्योंकि वहां पेड़ हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं है। तो पीक इफेक्ट जो हीट का देखने में मिलता है वो है 12 बजे और 4 बजे के बीच, क्योंकि इस वक्त सूरज है उसका एंगल बिल्कुल ऊपर आता है, सिर पे और डायरेक्ट आता है। तो क्या समय है, बाहर क्या है। तीसरी चीज, चौथा सवाल आपको जो अपने आप से करना है, क्या मैं जो अभी बात करी हीट एक्लेमेटाइज्ड हूं या नहीं। हीट एक्लेमेटाइजेशन का मतलब कि आपको 10 से 14 दिन धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर वातावरण के गर्मी में एक्सपोज करना है, पानी पीते हुए। हर आधे 20 मिनट में 200 ml पानी पीना है, पीते रहना है। तो जब आप ये धीरे धीरे अपने आप को बाहर आउटडोर्स पे एक्सपोज करेंगे हीट के टाइम में, हल्की हरकत करके, ज्यादा नहीं, और इसमें 10 दिन 14 दिन लगा देंगे, तो शारीरिक एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, हीट बीमारी का रिस्क काफी कम हो जाता है। और आखिरी सवाल यह है, क्या मैंने कपड़े क्या पहने हैं। राइट। गाढ़े कपड़े, गाढ़े रंग के कपड़े, एल्बिडो बोलते हैं, जो हीट अट्रैक्ट करते हैं, इंफ्रारेड एनर्जी है, और वो गरम एकदम 1 मिनट में, अगर आप गरम काला कपड़ा जैसे आपने पहना है ये पहन के बाहर निकलेंगे अगर 40 डिग्री में, 1 मिनट में आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर एकदम 3 डिग्री 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो इतना इफेक्ट आता है। तो हल्के रंग के कपड़े, लूज हल्के, और सिर को कवर, और अगर हो सके तो थोड़ा गीला करके कवर, टोपी या कोई भी टर्बन या छाता, थोड़ा गीला करके सर, और पानी पीते रहें बाहर जाते हुए 20-20 मिनट में 200 ml, यानी 1 से 2 गिलास या 1 से 2 कप हर 20 मिनट में जब आप बाहर हैं। जी। तो चलिए देखिए, दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे कितने छोटे छोटे और कितने आसान सी चीजें आपको बता रहे हैं करने के लिए, और उसके बावजूद भी ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज पहुंचते हैं हीट वेव का शिकार होकर। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, और जो चीजें बताई जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से उनको फॉलो करने की भी कोशिश कीजिए। लेकिन जय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे 12 बजे से 4 बजे तक का सर ने टाइम बताया, और हम बात कर ही रहे हैं, और हमें पता है कि उस टाइम पर जो सन है वो एक तरह से डायरेक्ट हीट आती है उसकी, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए, ये जो काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे वेंडर्स हों या फिर कोई शोरूम में बैठा हो, बिकॉज हम कम्यूट तो करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, उस सब के लिए तो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। उस सब को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है। जी, तो मैम ये बेसिकली एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जो इश्यूज हैं वो हैं, पर सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत बड़ा इशू है, और उसमें से एक इशू है कि आपका वर्क टाइम क्या है। तो अगर आप जानते हैं कि आपके आउटसाइड टेम्परेचर सूटेबल नहीं है काम करने के लिए, तो क्या इस तरह का एडवाइजरी या कुछ इस तरह की गाइडलाइन हो सकती है कि इन दिनों में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कहते हैं वो हर टाइप के एक्सट्रीम इवेंट के लिए है, तो इस तरह के इवेंट्स में भी हमें कोई अर्ली वार्निंग दे दी जाए कि देखिए इस तारीख से 15 जून से 20 जून तक या इन दिनों में प्लीज ये 12 से 4 आप बाहर नहीं जाएंगे,
और दूसरा एक जो वर्क टाइम होता है कि वर्क 9:30 to 5:30 काम करना है, या और दूसरे लोगों के शिफ्ट जैसे भी टाइमिंग्स हैं, Right. तो उसमें जो ये एक्सट्रीम हीट वाली शिफ्ट है उसको रिलैक्स करा जाए। तो आप देखेंगे जो और कंट्रीज हैं उनमें जहाँ पे उनको ऑलरेडी ये टेम्परेचर्स फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजंस या और रीजंस की वजह से, वहाँ पे इन लोगों ने ये अपने टाइमिंग्स इस तरह से मॉडिफाई करे हुए हैं कि उस ड्यूरेशन में लोग काम नहीं करेंगे, शाम को, रात को थोड़ी देर, और सुबह अर्ली स्टार्ट वाला टाइमिंग है वर्क का, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। दूसरा एक इशू आ जाता है कि हमारा जैसे वर्क लॉस हो रहा है, इनकम लॉस हो रहा है, तो क्या उसके लिए कोई इंश्योरेंस हो सकता है? तो एक पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं, वो क्रॉप्स में और डेयरी में भी उसको पायलट किया जा चुका है। उसको इसमें हमारे वर्कफोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है तो लोगों को 500 रुपए का इंश्योरेंस पे आउट दिया जाए इतने दिनों तक के लिए, जिससे कि जो इनकम लॉस होगी ही होगी, क्योंकि नहीं तो जान का खतरा है, तो उनको वो कम से कम इनकम लॉस ना हो। दूसरा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे कि आदमी शेल्टर ले सके। अभी बहुत सारे जैसे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बने हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक प्लान बनाया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे हम कैसे निपटेंगे, और हम अपनी ग्रीन हाउस गैस में रैन बसेरे और उस तरह की चीजें होती हैं, तो समर्स में भी ऐसा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। एक हीट एक्शन प्लान करके डॉक्यूमेंट होता है जो कि बड़े शहर ऑलरेडी बना रहे हैं, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली का भी हीट एक्शन प्लान रिलीज हुआ है रिसेंटली, और इस तरह का डिस्कशन चल रहा है कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पे शेल्टर ले सके आदमी जब एक्सट्रीम हीट हो, खासतौर से वो आदमी जैसे वेंडर है, लेबरर है या फैक्ट्री वर्कर है, उनके लिए भी। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, किसी तरह का इंश्योरेंस सपोर्ट देने की जरूरत है, और तीसरा ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि हॉस्पिटलाइजेशन की अगर जिनको जरूरत है तो बेड्स कम ना हो, डॉक्टर्स कम ना हो, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हमें एक गर्मी के लिए तैयारी करनी है, और भी जो क्लाइमेट के एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनके लिए खुद को तैयार करके रहना है, जिससे हमारे ऊपर बहुत बुरा असर ना पड़े। थोड़ी दिक्कत तो होगी बट बहुत नुकसान ना हो, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। जी, और डॉक्टर साहब आपसे जो मैं उपेंद्र जी जानना चाहती हूँ वो यही है कि जैसे कुछ लोग हैं ही जो वल्नरेबल हैं, वो उनको रहना ही है। जैसे किसानों की बात की हमने शुरू में, स्टूडेंट्स भी जून में जाकर छुट्टियां होती हैं, मई लास्ट तक तो हम जानते हैं कि गर्मी होती ही है। अलावा उसके आर्म फोर्सेस का भी आपने जिक्र किया, तो उनके लिए डू वी हैव सम प्लान्स, या फिर उनको किस तरीके से क्या चीजें करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हैव टू हैव वाला मामला है, लेकिन और फिर जो वेदर कंडीशंस हैं वो तो हैं ही, उनको भी हम सेकंड्स में तो चेंज नहीं कर सकते। एक लंबा रोड मैप है, और हम 2070 तक का जो हमारा एग्रीमेंट और बाकी सब चीजें हैं वो सब है, नेट जीरो वेस्ट भी है, सब चीजें हैं, लेकिन वो तो हमें रिजल्ट दिखेंगे उसके। लेकिन ये लोग इनको ये क्या करें, टाइम चेंज करें या क्या करना चाहिए इनको? यस मैम, जैसे जय जी ने बताया अभी कि एक शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज के डेट में जैसे सर ने भी बताया कि 12 to 4 सभी जानते हैं 12 to 4 मैक्सिमम जो है सनलाइट का एक्सपोजर, और उससे हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की चांसेज होता है। तो पहला हमारे पास एक ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो कि हमारा शिफ्ट को हम अर्ली थोड़ा कर सकते हैं, जो कि 6 to 12 और लाइक समथिंग मीन्स ऐसे गवर्नमेंट के साइड से या जो भी है, या जो भी मीन्स लार्ज फैक्ट्री है या सम चल रहे हैं, तो वर्कर को एक शिफ्ट में चेंजेस लाया जा सकता है, जिससे हम 12 जो पीक होने के समय है उसके पहले ही वर्क हमारा फिनिश हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। सेकेंड है ऑप्शन कि अगर वो हम नहीं कर सकते हैं तो लाइक अदर जो डेवलप कंट्री है वहाँ जहाँ पे हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर एक फार्मूला है लाइक रेस्ट टू वर्क रेशियो, उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, और उसको इंक्रीज करने पे सभी की फोकस है कि जो रेस्ट का टाइम है पर्टिकुलरली दिस मतलब हाई टेम्परेचर जोन में, उसमें रेस्ट की टाइम थोड़ा बढ़ा दे एंड वर्क की टाइम को कम कर दे। लाइक सिंपल एग्जांपल कि 1 आवर के बाद में लाइक हमें थोड़ा रेस्ट
हो, अगर 5 मिनट्स की रेस्ट मिल रहे हैं तो उसको 10 मिनट्स कर दे, 15 मिनट्स कर दे, सो दैट कि कंटिन्यूटी में उनका हीट रिलेटेड या टेम्परेचर से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं हो। और उसमें प्रोडक्टिविटी भी आई गेस एनहांस ही होती होगी, बढ़ती ही होगी, अच्छा ही होता होगा। 100%। अगर मैं रेस्ट और वर्क की रेशियो को इम्प्रूव करूंगा तो डेफिनेटली जो क्वालिटी होगा एंड जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर आप लगातार 1 घंटे 2 घंटे काम करेंगे तो आप अननेसेसरी आपको एग्जॉशन, थकान सी, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और फिजिकली आप उस तरह का आप प्रोडक्टिविटी और उतना प्रोडक्टिव वे में काम नहीं करेंगे। वहीं अगर 1 आवर करके अगर 10-15 मिनट का रेस्ट दे दिया, कुछ ब्रेक दिया, फिर आफ्टर दैट फिर अगेन 1 आवर का देंगे, फिर कुछ 15 मिनट्स का ब्रेक, देन 1 आवर, तो उसकी आवर्स भी बढ़ेंगे एंड उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। और लगातार होने पे वो 2 घंटे में इस टेम्परेचर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऑल थियोरेटिकल चीज़ हैं ये। सेकेंड है कि लाइक बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए भी स्कूल गोइंग है, स्कूल डेफिनेटली लेट से बंद होता है, तो उनके लिए भी क्लासेज लाइक बहुत सारे स्कूल्स हैं जो समर में उसकी टाइमिंग चेंज कर देते हैं। लाइक जनरली 8 to अगर 1 और 2 है तो उसको 7, 6:30 वो भी कर देते हैं, लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ स्कूल में चेंजेस नहीं होते हैं। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए लाइक गवर्नमेंट साइड से कि उसको भी सभी स्कूल समर में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की बढ़ रहे हैं वहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर दे थोड़ा अर्ली, सो दैट कि बच्चे 12 बजे तक घर आ जाएं। अभी बच्चे अगर 2 बजे तक क्लासेस चल रहे हैं तो 2 बजे आते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं। जिस बस में एसी नहीं है उस बच्चे की हालत क्या होती होगी जो 1 घंटा ट्रेवल करके जा रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे जनरली हमारे एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो लग ही जाते हैं उतना। राइट। तो वो अगर 12 बजे के पहले अगर बच्चे आ जाए, जितने दिन तक लाइक मई में भी गर्मी कम नहीं होता, 40 टच होता ही होता, तो उस समय भी उनको फायदा होगा। थर्ड लाइक अदर जो फील्ड है लाइक फार्मर्स हैं या कोई भी हैं, उनके लिए भी सेम होना चाहिए कि 2 चीज़ पे हमारी फोकस होना चाहिए। एक तो होनी चाहिए कि अर्ली हम उनको करें, या अगर पॉसिबल नहीं है कि हमें वर्क आवर्स बढ़ानी ही है, इतना मिनिमम होनी ही चाहिए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो अर्ली हम कर ले एंड देन अगेन इवनिंग में कर ले, और बीच में उनको 4 आवर्स 5 आवर्स का ब्रेक दे दे, लाइक 8 to 12 कर ले एंड देन अगेन 4 to 7 और लाइक दैट, कुछ भी मतलब एक कॉमन एक बनाकर हमारे यहाँ किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये हमारे यहाँ कंसेप्ट अभी नहीं है 2 शिफ्ट काम करने का। अभी भी हमारे हर फील्ड में लाइक एक ही शिफ्ट में काम हो रहे हैं, 9 to 5, 8 to 4 लाइक दैट। तो वो 2 शिफ्ट में किया जा सकता है। बिल्कुल। अदर है मैम कि लाइक सम उसमें कुछ और भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक एक इवनिंग का भी हम कंसेप्ट कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में नहीं हो रहा तो इवनिंग का जहाँ पे पॉसिबल हो तो वहाँ हम इवनिंग में भी, क्योंकि इवनिंग के टेम्परेचर डेफिनेटली वो कम होता है, तो वहाँ भी हम एक शिफ्ट बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एंड थर्ड अगर करना ही करना है कि हमें कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास वही है कि अपना प्रिपेयरनेस, बस उसको हम कैसे करें सो दैट कि हमारा मिनिमम से मिनिमम हमारे ऊपर उसकी हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन लाइक विथ डिस्कशन सबसे करना है, डॉक्टर से करना है, जैसे सर ने बताया कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से करना है कि क्या कितने देर तक मुझे रहना है, क्या मुझे कोई बीमारी है, जैसे सर ने बताया, फिर मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, तो उसके अनुसार वो उनको मुझे लगता है कि करना चाहिए। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि सिम्टम्स उससे क्या होते हैं। जैसे सर ने भी बताया, बहुत सारे सिम्टम्स सर ने काफ़ी डिटेल में बताया है कि अगर उसमें से कुछ भी लग रहा है तो इमीडिएटली जहाँ भी वर्कर है, काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स फील्ड और प्रोफेशन, वहाँ पर कुछ नंबर्स होनी चाहिए, इमरजेंसी सिस्टम, रिस्पॉन्स सिस्टम होनी चाहिए, सो दैट कि वो वहाँ पर कॉल करे। अगर नहीं भी है तभी भी हमारे यहाँ इंडिया में 2 नंबर है जहाँ पे हमें कॉल करना चाहिए, हेल्प इमीडिएटली लेना चाहिए, लाइक 102 है, 108 है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इमीडिएटली कॉल करना चाहिए 102 पे और 108 पे। इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स भी होते हैं। हमारे गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोविजन है, लेकिन अभी भी अनयूटिलाइज मैं कह सकता हूँ है, तो उस पर हमेशा हेल्प लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बीमारी बढ़ जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए एंड उसके बाद में ऐसा हो कि कुछ ऑर्गन इंजरी हो गया जो रिवर्स नहीं हो सकता है। जितना आप जैसे लोगों को भी परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि जब एडवर्स कंडीशन में कोई आएगा तो आप लोगों के लिए भी रिवाइवल उसका मुश्किल होता है। तो इसलिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा उतना समय जरूर दें कि आपको जैसे ही कुछ महसूस हो तो तुरंत में डॉक्टर के पास आपको पहुंचना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ, डॉक्टर अनिल गुर्टू जी,
कि एक तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके खान पान का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो गई है, ऑलरेडी बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो जो भी वॉक है, एक्सरसाइज है, वो सब भी माइनस हो जाता है। और हमारे यहाँ तो एक्सट्रीम ही होता है, सर्दियों में हमारे पास एक्सक्यूज होता है, और फिर समर्स में हमारे पास अगेन एक एक्सक्यूज होता है कि बाहर तो जाना ही खतरनाक है। तो क्या वाकई वो खतरनाक है, या हम टाइम अबाइड रहें, या जो आप सजेस्ट करें उस टाइम पर जाएं, तो हम काफी हद तक अपनी हेल्थ को अच्छा भी कर सकते हैं, बेटर आउटकम्स भी ले सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो बाहर जाकर घूमना, शारीरिक व्यायाम करना बहुत बहुत जरूरी है। हीट वेव हो चाहे कोल्ड वेव हो, जाना जरूर है। सवाल ये उठता है कब जाना है, कितना करना है, यही 2 प्रश्न है, लेकिन करना सबको है, वो बहुत जरूरी है जी। तो सूरज, जैसे भी बातचीत हुई, लगभग एक चीज उभर के सामने आ रही है, वो कि पीक हीट विंडो होती है, 12 लगभग 11-12 बजे से शुरू होती है और 4-5 बजे तक समाप्ति की तरफ जाती है। तो सुबह का वक्त है हमारे पास। आजकल उजाला 5 बजे हो जाता है, 5:30 तो बिल्कुल क्लियर होता है। तो आप सुबह जाइए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। और कहाँ जाएं? जहाँ के पेड़, जो हम बोलते हैं ग्रीन स्पेस और ब्लू स्पेस, जहाँ पेड़ है या पानी है, पार्क्स। दिल्ली में तो हर इलाके में एक फॉरेस्ट है, सिटी फॉरेस्ट है, छोटा पार्क्स हैं, पानी के कुछ अगर झील वगैरह हैं, तालाब हैं, तो ग्रीन और ब्लू स्पेसेस को हम इस्तेमाल करें वहां पर सुबह के वक्त। जाने के पहले प्री लोडिंग करते हैं पानी की। तो यानी जाने के पहले बाहर जाने से 2 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, प्लेन पानी, कोई ORS वगैरह की जरूरत नहीं है। और ये 250 ml से लेके आधा लीटर पी लीजिए 2 घंटे पहले। अब पता कैसे चलेगा कि पानी की मात्रा प्राप्त है या नहीं, हमारे पास पूरी हुई है नहीं? आप पेशाब के रंग को देखिए। पेशाब का रंग, अगर आप में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं है, पानी पूरा है, तो पेशाब बिल्कुल क्लियर पानी जैसा होएगा। अगर पेशाब गाढ़ा है या येलो है, पीला रंग का आ रहा है, पीलापन आ गया पेशाब में, आप तुरंत बाहर जाने के पहले, अगर बाहर हैं तो भी रुक कर शेड में जाकर पानी पीजिए। 250 ml, 250 ml, आधा लीटर पी लीजिए। क्योंकि प्यास खत्म हो जाती है जब हीट स्ट्रेस आता है। तो प्यास के भरोसे मत रहिए। पानी नियमित घड़ी से देखना है। बाहर जब व्यायाम करते हैं हीट वेव में, तो पानी हर 20 मिनट में 200 ml पीना है, यानी 1 से 2 कप। अब पानी कैसे पीना है, उसके लिए अपने साथ रखिए। अगर आपके साथ पानी नहीं है, आप कहीं दूर जाके पानी नहीं पिएंगे और 1-2 घंटे आप बिना पानी के ही रहेंगे और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर करते हुए कसरत चक्कर से आने लगे, सिर में दर्द हो जाए, बेचैनी सी होने लगे, तो तुरंत शेड में जाइए, पानी वापस पीजिए और एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। तो ये कुछ है, तो इनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करना है, सबको करना है। जी जी जी। तो क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स हैं और जय जी हमें क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, और इसलिए मैं जय जी जो आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो डिजाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह की डिजाइनिंग अपने घरों की करते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं, किस तरह की जो प्लेसेस हैं उनकी डिजाइनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम ग्रीन हाउसेज और उन सब की भी बात करते हैं कि सोसाइटीज हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं, और कैसे करके बिल्कुल ग्रीन एरिया, सिर्फ ग्रीन एरिया की बात नहीं है, बाकी भी जो मटेरियल्स हैं वो भी कैसे, मतलब एक तरीके से गो ग्रीन हो गया है। तो वो जो गो ग्रीन है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और कितने तक हैं हम अभी वहां पर, क्योंकि मेट्रो जो सिटीज हैं उसमें तो हम चारों तरफ सिर्फ ज्यादा करके कंक्रीट देखते हैं, और विच इज वेरी हार्मफुल। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है बेसिकली, वो जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की बात हुई कि गर्मी हो ही रही है, ऊपर से हमने उसको और बढ़ा दिया कॉन्क्रीटाइजेशन करके। तो कैसे उसे कॉन्क्रीटाइजेशन को कम करें? आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं जो अपने छतों को ग्रीन रूफ में बदल दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेन है, घर के बाहर उतनी जगह नहीं है। पार्क्स हैं दिल्ली में, वो एक हमारे लिए लकी बात है, पर ग्रीन रूफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आपने अगर प्लांट्स लगा कर रखे हुए हैं छत पे, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर
कम हो जाएगा आपके रूफ का, और इनसाइड भी आप फील करेंगे। दूसरा एक एक्टिविटी का, जैसे सर ने कहा कि एक्टिविटी करने का एक मौका है। मतलब मैं अपने घर में प्लांट्स हैं तो आई विल वाटर देम, आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो एक वो एक हैबिट हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दूसरा जो क्लोथ्स की भी बात कर रहे थे सर कि लाइट कलर एंड लाइट क्लोथ्स, उसमें आप देखेंगे कि नेचुरल फैब्रिक्स आर द बेस्ट टू फेस हॉट वेदर। और नेचुरल फाइबर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब जैसे कॉटन और लिनन और जूट के भी टेक्सटाइल बन गया है, फाइबर बहुत अच्छा बन गया है, तो वो इको फ्रेंडली फाइबर भी है, आपके हॉट वेदर के हिसाब से भी मोस्ट सूटेबल है। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, जैसे ग्रीन फैशन नहीं बनेगा, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो है अनसस्टेनेबल फैशन, और उसमें फिर हमारे लिए एडवर्स इम्पैक्ट्स ही एक्सपेक्टेड है। जैसे वेस्ट आप देख रहे हैं, वेस्ट कितना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं हीट बढ़ रही है, और पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। और इन सब का सोल्यूशन क्या है कि हम जैसे हर सेक्टर को देखें तो एनर्जी में कैसे हम ग्रीन एनर्जी यूज कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट बन सकते हैं। एयर कंडीशनर्स में पर्टिकुलरली ये बात है कि बड़ा महंगा पड़ता है एयर कंडीशनर चलाना। आपका नॉर्मल बिल आ रहा है 2000 का, वो 4000 6000 हो जाएगा, बिकॉज आपने एयर कंडीशनर्स यूज करने गर्मियों में। तो आपको एफिशिएंट एयर कंडीशनर लेना है। पहले थोड़ा सोचने की भी जरूरत थी कि 3 स्टार लें, 2 स्टार लें। अब आप जानते हैं कि इतना ज्यादा गर्मी है, आपको 5 स्टार ही लेना चाहिए। आपका पे बैक हो जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज आप ज्यादा यूज करेंगे गर्मियों की वजह से। तो एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग या एफिशिएंट अप्लायंसेस, फैन में भी आपको शायद पता नहीं हो, जैसे 60 वॉट का फैन होता था, अभी 30 वॉट का फैन है जो उतना ही हवा दे रहा है जो 60 वॉट का फैन देता था। तो क्यों ना हम एफिशिएंट फैंस यूज करें, एफिशिएंट कूलर्स यूज करें, और एयर कंडीशनर्स यूज करें। एयर कंडीशनर्स का भी ऐसा नहीं है कि केवल एयर कंडीशनिंग ही सोल्यूशन है गर्मी से बचने के लिए, ऑब्वियसली नॉट। हाँ, तो एक तो अर्बन जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसको भी हमें इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स का एक बहुत दिनों से एम्फेसिस दिया जा रहा है, अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग इंसुलेटेड हो। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट फिर भी आप अंदर ठंडा फील कर सके, या कम गर्मी अंदर आए। वैसे ही जाड़ों के टाइम में आपको उतनी ठंड नहीं लगे जितनी बाहर है, तो उसके लिए आपकी बिल्डिंग इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं है। आप विंडोज लगवाते हैं तो अगर ग्लेज्ड विंडो, डबल ग्लेज्ड होती हैं, सिंगल ग्लेज भी विंडो है अगर, तो हो सके तो वैसी विंडोज लगवाइए जिससे कि आपको उतना बाहर का जो एडवर्स वेदर है वो घर में फील ना हो। तो ये सब डिसीजंस हैं जो बेसिकली एक कंज्यूमर को, या फिर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग बन रही है, या आप एक ग्रुप में कम्युनिटी की बिल्डिंग बन रही है, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपको थोड़े से महंगे फील होंगे इमीडिएटली, कि अरे महंगा एसी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। और खासतौर से जब आपको पता है कि ग्लोबली ये प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग हीट आइलैंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम हीट वेव्स की बात कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम खुद को प्रिपेयर कर सकें जो इन सारे एडवर्स कंडीशंस में भी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें, हम अडेप्ट कर सकें क्लाइमेट चेंज। राइट। तो बहुत कम टाइम बचा है। उपेंद्र बैठा जी, बहुत क्विक आपकी तरफ से फाइनल कमेंट हमारे व्यूवर्स के लिए, व्हाट टू डू। यस मैम, अभी यही सोचना है, जो क्वेश्चंस पूछना है कि क्या पानी आपको कब से, इस सीजन में हमेशा पानी की कमी होने की चांसेस होता है, तो जहाँ भी जाए पानी पीकर जाए। रूम में निकले तो थोड़ा सा वेट करे बाहर में, तब धूप में निकले। सेकंड, बाहर से जब आप आ रहे हैं तो अचानक आप कोल्ड वाटर नहीं ले, फ्रिज से पानी निकाल कर नहीं पिए, थोड़ा देर वेट करें या नॉर्मल वाटर का सेवन करें। कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से बात करें कि इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन पानी को निकाला भी जाता है मेडिसिन के थ्रू, तो उसमें डिहाइड्रेशन होने की चांसेज होती है। तो वो सारे आप डॉक्टर से बात करेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी लग रहा है कि हीट से रिलेटेड या टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द से लेकर वोमिटिंग टेंडेंसी से लेकर, या उल्टी हो रही है, या यूरिन फॉर्मेशन कम हो गई, या यूरिन पीला हो गया, गाढ़ा हो गया, रेड जैसा हो गया,
तब इमिडिएटली आप पानी का सेवन करें। और कुछ भी होता है तो इमिडिएट कांटेक्ट करें, क्योंकि डॉक्टर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है उससे, और आपके लिए भी अच्छा होता है और आपकी परमानेंट कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। अनिल गुर्टू जी, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन भी आई एम श्योर हमें देख रही होगी, और भी जो हमारे व्यूवर्स हमें इस समय देख रहे हैं, अडल्ट्रेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनका लगता है कि वो शायद कंपनसेट हो जाएगा। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी भी ड्रिंक का, लेकिन पानी का शायद कोई ऑल्टरनेट है नहीं। आप कहिए हमारे व्यूवर्स को, सो दैट दे कैन फॉलो। हाँ, तो पानी ही जीवन है। जितने ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोई भी होए, वो गर्मी सर्दी के अलावा शारीरिक हेल्थ को तबाह कर देते हैं, तबाह। हार्ट को, ब्रेन को, आपकी आर्टरीज को, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट डायबिटीज पैदा करते हैं। तो वो देखने में बहुत ठंडे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक होए, कोई भी प्री प्रोसेस्ड ड्रिंक है जो बाहर से बोतल में बना के आता जो है, तो जो आप खुद घर में बनाते हैं वो सेफ है। नींबू पानी या नारियल का पानी, जो भी, या जैसे भी बोला, फल खाना जिसमें पानी की मात्रा आजकल बहुत होती है, खरबूज तो है, पानी मेन है, कुछ चाहिए नहीं। पानी ही बचाव है, पानी ही जीवन है, और उसी पे निर्भर रहिए। बिल्कुल, तो जान है तो जहान है, और जल ही जीवन है। ये बहुत बड़ा मैसेज सर की तरफ से दिया गया है। हीट वेव रहेगी, गर्मियां भी रहेंगी, उसके बाद फिर बारिश आएगी, फिर अलग तरह की गर्मी महसूस होगी, लेकिन घबराना नहीं है। हमने कोशिश की है कि हम एक्सपर्ट के तौर पर हमने 2 डॉक्टर्स को शामिल किया, और उन्होंने जितने अच्छे तरीके से हमारे व्यूवर्स को बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि कैसे बचाव कर सकते हैं। प्रोफेसर उपेंद्र बैठा जी, आपका भी, और प्रोफेसर अनिल गुर्टू जी, आपका भी, और जय कुमार गौरव जी, आपका भी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमारे व्यूवर्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट बातचीत उनको जानकारी के तौर पर बताने के लिए। तो हमारी आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। तो पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। कम सूद पर लोन चाहिए।